हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे फोर्थ प्रैक्टिस सेट। ठीक हो गया। जो यूकेपीएससी प्रवक्ता का आपका एग्ज़ाम होना है अप्रैल में, उसका आपका फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आज मैं कराऊंगी आपको 40 क्वेश्चन सीडीपी के कराऊंगी। ऐसे ही करके इसके 4 पार्ट्स आएंगे। इससे पहले भी मैं 3 पार्ट्स आपके लेके आ चुकी हूँ प्रैक्टिस सेट के, और उनके अंदर भी आपके 4 पार्ट्स हैं। तो मैंने अलग से प्रवक्ता करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पूछा है, डॉक्टर DS कोठियारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1964। यानी कि डॉक्टर DS कोठियारी, दौलत सिंह कोठियारी, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? 1964 में की गई थी, और इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। और आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन मानी जाती है। ठीक हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1992। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार का एक बड़ा कदम था, और इसकी योजनाओं को विकास रूप इंदिरा गांधी ने दिया। और इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना बनाई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। और शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम क्या है? मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। ठीक है। और समय समय के साथ इसमें संशोधन भी किया गया था। और पिछली शिक्षा नीति 1986 को संशोधित कब किया गया? 1992 में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसकी स्थापना करने के प्रयास से संबंध थे? तो किससे थे? ये थे मिलिंद कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मिलिंद कॉलेज की स्थापना करने के प्रयास से ये संबंधित है। ठीक है। और हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर को कितनी जमीन दी थी? 54 एकड़। ठीक है। 54 एकड़ जमीन आवंटित की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सुमेलित करना है। ठीक है। ऑप्शन इसके, एक बार मैं आपको ऑप्शन भी दिखा लेती हूँ। तो ये रहे इसके ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। फर्स्ट में पूछा है, विश्वविद्यालय की अधिकतम संख्या वाले राज्य। तो कौन सा है? ये है आपका राजस्थान। ठीक है। और बी में पूछा है, विश्वविद्यालय की न्यूनतम संख्या वाला राज्य। तो ये है आपका मिजोरम। यानी कि पहले 2 है, फिर 4 है। फिर है उच्च शिक्षा में उच्चतम GER वाला राज्य। ये है आपका सिक्किम। सिक्किम है आपका फर्स्ट पे। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में निम्नतम GER वाला राज्य। ये हो गया आपका बिहार, यानी कि 2413। तो ये कौन से ऑप्शन में? ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 2413 आपका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछा है, निम्न में से कौन से भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? ठीक है। तो कौन से हैं? नागालैंड विश्वविद्यालय, ठीक हो गया, ये केंद्रीय है। और है आपका आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय आंध्र में, नहीं ये नहीं है। और सिक्किम विश्वविद्यालय ये है। और मणिपुर विश्वविद्यालय भी नहीं है। और गुवाहाटी विश्वविद्यालय जो असम में है, ये भी है। यानी कि इसका हो जाएगा AC गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम, ये नहीं है। ठीक है। मणिपुर विश्वविद्यालय होगा आपका, ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? AC और D।
और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी। ठीक है, इस पे पूछ रखा है कि निम्न में से कौन से भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछे हैं। तो नागालैंड विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय और मणिपुर। ठीक है, भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 54 है। ठीक है, और जो ये विकल्प दिए हैं इसमें से कौन कौन से है, एक तो नागालैंड है, एक सिक्किम है और एक मणिपुर है। ठीक है, ध्यान पे रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से पूछा है, नीचे कथन दिया है और कथन 1 और कथन 2 दे रखा है। इस पे आप लोगों से पूछा गया है कि ऑप्शन दिए होंगे इसके, 1 मिनट ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। ऑप्शन, अच्छा, कथन 1 2 दोनों सही हैं। क्या है, पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके फिर ऑप्शन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपका, NCERT भारत में शिक्षा का तृतीयक स्तरीय शासी निकाय है। और कथन 2 में बोला है, भारत में तृतीयक शिक्षा में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण दोनों शामिल है। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्न में से सही उत्तर चुनें, ऐसा पूछ रखा है। ठीक है, तो अब देखो, फर्स्ट में तो बोला है NCERT भारत में शिक्षा का तृतीयक स्तरीय शासी निकाय, ये जो पूरा ही गलत है। ठीक है, और सेकंड में बोला है कि भारत में तृतीयक शिक्षा में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण दोनों शामिल है। तो ये क्या है, सही है, यानी कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ठीक है, थोड़ा अब NCERT जो NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का स्वायत्त संगठन है, और जिसकी स्थापना कब हुई थी, भारत सरकार ने करी थी 1961 में विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए की थी। ठीक है, और इसके कार्यक्रम के विषय में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए इसकी क्या करी थी, स्थापना की गई थी। और ये तृतीयक स्तर पर मुख्य शासी निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ठीक है, और भारत में तृतीयक शिक्षा में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण दोनों शामिल है। ठीक है, तो इसी उससे अब इसमें पूछ रखा है कि NCERT भारत में शिक्षा का तृतीयक स्तरीय शासी निकाय है, पूछ रखा है। ठीक है, नहीं, तृतीयक स्तर पर क्या है, ये मुख्य शासी निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ठीक है, तो इसका कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो कथन 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त होने वाले कौशल एवं अभिक्षमताओं का परीक्षण निम्न में से किस मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रामाणिक मूल्यांकन, यानी कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के अनुप्रयुक्त होने वाली कौशल और अभिक्षमताओं का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, प्रामाणिक मूल्यांकन के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है, मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं। तो इसके अवयव हैं, आपका उद्देश्य है, संसाधन भी है, विश्लेषण भी है, लेकिन प्राधिकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मूल्यांकन से न केवल छात्रों की प्रगति और उपलब्धि का मापन किया जाता है, बल्कि किसका किया जाता है, अध्यापन सामग्री और लेन देन में प्रयुक्त विधियों की प्रभावशीलता को भी परखा जा सकता है। ठीक है, मूल्यांकन से संबंधित तैयार की गई योजनाओं को क्या बोलते हैं, मूल्यांकन योजना कहते हैं। और मूल्यांकन योजनाओं के अंतर्गत जैसे निम्न अवयव होते हैं, इस पे दिया है, उद्देश्य है, संसाधन है, विश्लेषण है, आपको ऑप्शन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, और क्या होता है, अधिगम कार्य बनाना भी क्या है, ये एक मूल्यांकन योजना के अंदर मुख्य मतलब अवयव है। ठीक है, अवयवों का समावेश होता है, यानी कि अधिगम कार्यक्रम, लेकिन प्राधिकरण नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, प्राधिकरण नहीं होता है, तो ए बी एंड सी क्या हो जाएगा इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, सांगठनिक प्रणालियों में सांगठनिक संप्रेषण किसकी आपूर्ति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आगत। ठीक है, संगठनात्मक प्रणालियों में संगठनात्मक संचार आपूर्ति सामाजिक क्या है, इनपुट से होती है। और इस संगठनात्मक संचार को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। नंबर 1 है आपकी औपचारिक और अनौपचारिक संचार, नंबर 2 है दिशात्मक संचार, और 3rd है आपकी आंतरिक और बाहरी संचार,
फोर्थ है मौखिक और लिखित संचार, ठीक है। और संगठनात्मक संचार में आंतरिक संचार और बाहरी संचार दोनों शामिल हैं, जैसे कि कर्मचारी प्रशिक्षण मॉड्यूलर, एक संगठन के मिशन के आसपास संदेश, और प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच पारस्परिक संचार करना, और ईमेल जैसे पेशेवर संचार करना, ठीक है। 9th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है संप्रेषण में फीडबैक तुरंत दिया जाता है। बताओ कि संप्रेषण में दिया जाता है प्रत्यक्ष यानी कि फेस टू फेस, जब आप लोग बातें करते हैं, ठीक है, उसमें फीडबैक क्या किया जाता है, तुरंत दिया जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष संप्रेषण में मौखिक संचार से संबंधित होते हैं और मौखिक संचार तत्काल और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, और मौखिक संचार में किसी भी प्रकार के संचार के दौरान बोले गए शब्द प्रत्यक्षता में शामिल होते हैं, और मौखिक संचार में बोले गए शब्दों के माध्यम से विस्तार जानकारी व्यक्त करने की प्रक्रिया के रूप में क्या परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो यह कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका स्वयंवहारात्मक प्रतिरूप, ठीक हो गया। यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और अदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में, यानी कि जो संदेश को देता है और जो संदेश लेता है, ठीक है, यानी कि मैसेज की बात कर रहे हैं, इसके संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं, तो ये संप्रेषण का स्वव्यवहारात्मक प्रतिरूप कहलाता है, जो ये दर्शाता है कि संप्रेषण पूरा हो गया है, ठीक हो गया। और सामान्यतः यह प्रतिरूप संप्रेषण का आदान प्रदान रूप है, जिसमें संप्रेषण दोनों तरफ से होता है, ठीक है, दोनों माध्यमों से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा है श्रोता तक किस प्रकार के संदेश का संचार सर्वाधिक क्लिष्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनसंचार, बी, यानी कि जनसंचार संप्रेषण में श्रोता तक संदेश का संचार क्या है, सर्वाधिक क्लिष्ट होता है, इसे मास पब्लिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक हो गया। और इसमें मौखिक या लिखित मीडिया के माध्यम से आबादी के बड़े हिस्से में सूचना प्रदान की जाती है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं हो गई, समाचार पत्र हो गए, न्यूज़पेपर, रेडियो हो गई, और मीडिया हो गई, टेलीविजन हो गया, ठीक है, तो ये सब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है बिंग एक सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व परिचालक द्वारा है, तो किसके द्वारा है, ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि बिंग एक सर्च इंजन होता है, ठीक है, जिसका स्वामित्व एक परिचालक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया जाता है, और इसके जनक कौन है, बिल गेट्स तथा पॉल एलन है, ठीक है। कौन है, बिल गेट्स और कौन है, पॉल एलन, इसके जनक है, ठीक है। और अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन गूगल की होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, अल्फाबेट, और ये उत्पादों प्लेटफॉर्मों की विस्तृत श्रृंखला से ओतप्रोत है, और यह एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है, ठीक है। अल्फाबेट इस पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं है, 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन मैं सी को भी डिस्कस कर रही हूँ, जो लिखा हुआ है इसमें अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, ये क्या है, ये गूगल की होल्डिंग कंपनी है, और ये उत्पाद और प्लेटफॉर्म की विस्तृत श्रृंखला से ओतप्रोत है, ठीक है, और ये एक वैश्विक प्रौद्योगिक कंपनी भी है, और इस पे अमेजॉन भी है। अमेजॉन क्या है, एक मल्टीनेशनल अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो ई कॉमर्स, वेब प्रोवाइडर आदि सर्विस प्रदान करती है, और इसके जनक कौन थे, अमेजॉन के, इसके थे आपके जेफ बेजोस, ठीक है, अमेजॉन के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है निम्न में से कौन सा विंडोज आधारित सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसका प्रयोग ग्रंथ सूचियों के प्रकाशन और प्रबंधन में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए एंडनोट, ठीक है। एंडनोट क्या है, एक विंडोज आधारित सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसका प्रयोग किस पर किया जाता है, ग्रंथ सूचियों के प्रकाशन और प्रबंधन में किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एमएस वर्ड, ठीक हो गया। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, और भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, ये सब, ठीक है। अब निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पूछा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं और भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे इस पे एमएस वर्ड भी आ गया। अब ये मत सोचना कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन हो गया, नोटपैड हो गया, और मीडिया प्लेयर हो गया, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में है डिजिटल हस्ताक्षर सेवा जिसे आधार मंच प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ किया गया कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ई-साइन डेस्क। ठीक है, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिजिटल हस्ताक्षर सेवा जिसे आधार मंच यानी कि प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ किया गया, ये क्या होता है? ई-साइन डेस्क कहलाता है। यानी कि इसको ई-साइन डेस्क को क्या बोलते हैं? ई-साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेस्क, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? ई हस्ताक्षर। ठीक हो गया। को आधार EKVS सेवा के माध्यम से क्या हस्ताक्षरण के परिणामकरण का उपयोग कर डिजिटल हस्ताक्षरण को लागू करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं उनको लागू करने के लिए बनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण वातावरण में शिक्षक। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका मानते हैं कि सभी विद्यार्थी विशिष्ट हैं और इसलिए वे विभिन्न शिक्षण शैलियों का प्रयोग करती है। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में निम्न में से अध्यापन की किस पद्धति में छात्र को बिना किसी सहायता के अपने प्रयासों के द्वारा ही अपनी समस्या का उत्तर पाना पड़ता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ह्यूरिस्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्वानुभाविक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 18 का। अब ह्यूरिस्टिक पद्धति में छात्र को बिना किसी सहायता के अपने प्रयासों द्वारा अपनी समस्या का उत्तर पाना पड़ता है। और ह्यूरिस्टिक विधि एक क्या है? शिक्षण विधि है। और ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी भाषा के ह्यूरिस्को से बना है, जिसका तात्पर्य है मैं स्वयं खोज करता हूँ। ठीक है, ह्यूरिस्टिक का मीनिंग ही क्या है? मैं स्वयं खोज करता हूँ। इसी प्रकार से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ह्यूरिस्टिक विधि क्या है? स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। और इस विधि को अन्वेषण या स्वानुभाविक विधि भी बोलते हैं। ठीक हो गया। और इस पद्धति में अध्यापक किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं करते हैं, बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्र को स्वयं खोजने हेतु क्या करते हैं? बाध्य करते हैं। और ह्यूरिस्टिक विधि से छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और वे नई नई खोज करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं। और इस विधि में छात्र स्वयं करके नए तत्व और गुणों को सीखते हैं। और ह्यूरिस्टिक विधि में छात्रों को स्वयं सोचने का क्या अवसर प्रदान किया जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण परिवेश में विद्यार्थी। अब आपको ये ABC करके दे रखा है। तो अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं। ठीक हो गया, ये राइट दिख रहा है, पॉजिटिव आंसर लग रहा है ये। और निष्क्रिय श्रोता, ये वैसे ही गलत हो गया, नेगेटिव। माना जाता है कि उनमें समान योग्यता नहीं, ऐसा नहीं होता, ये भी रॉन्ग है। वे निर्णय करते हैं कि वे क्या और कैसे सीखेंगे। ठीक हो गया, डी, यानी कि 19 का आंसर यानी A और D आपका ऑप्शन नंबर डी। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ड्योरी के अनुसार शिक्षा है। तो क्या है? 20 का आंसर हो जाएगा सामाजिक आवश्यकता, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन ड्योरी है। ठीक है, इनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति को समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि क्या है? अनुभवों पुनर्गठन है। मतलब कि अनुभवों का पुनर्गठन करना है, जिससे व्यक्ति समाज में सक्रिय रूप से क्या कर सकते हैं? योगदान कर सकते हैं। इसीलिए इसको एक सामाजिक आवश्यकता माना जाता है। ठीक हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्न में से कौन सा कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। शांत वातावरण बनाए रखना, अध्यापक की शिष्टता स्थापित, कक्षा को सुव्यवस्थित और सकारात्मक उत्पादन अधिगम वातावरण परिवेश बनाए रखना। 21। ठीक है, इसके अदर ऑप्शन भी तो नहीं दिख रहे हैं कहीं, क्योंकि पूरा ही पॉजिटिव दिख रहा है, ये अदर ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक हो गया, ABCD करके नहीं है। ठीक हो गया इस पे ऑप्शन। तो अब आप इस पे देखिए आपको कौन सा इस पे पॉजिटिव दिख रहा है। निम्न में से कौन सा कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है पूछा है। उद्देश्य है पूछा गया, तो कक्षा को सुव्यवस्थित रखना है, अध्यापक की श्रेष्ठता स्थापित नहीं, ये तो रॉन्ग। कक्षा को सुव्यवस्थित नहीं, ये भी नहीं है। शांत वातावरण बनाने से भी, ये भी कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। सकारात्मक, यानी कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या है? सकारात्मक उत्पादनकारी अधिगम, यानी कि लर्निंग की बात चल रही है, वातावरण परिवेश बनाए रखना है। ठीक है, अधिगम का। तो ऑप्शन नंबर डी 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना है आप लोगों को, और A B C D और E दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, F तक दिया है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिए और बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। शिक्षण सहायता साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग, सही है, ठीक हो गया। विद्यालय समुदाय संपर्क, नहीं। विद्यालय के कार्यक्रम की विद्यार्थियों के माता पिता की रुचि, नहीं, ये भी रॉन्ग है। शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, ठीक हो गया। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को आयोजित करने की आवृत्ति, नहीं, ये भी रॉन्ग है। और एफ में है शिक्षक के वाचिक तथा वांछिक संप्रेषण कौशल, यानी कि ए डी और एफ है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में लिख रखा है, महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में आत्मगत सुस्थिति निश्चित करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहन करने में प्रभाविता लाने के लिए अध्यापक में निम्न में से कौन सा बौद्धिक गुण संपोषित करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक बुद्धि संबंधी, ठीक है। यानी कि महाविद्यालय की शिक्षा में आत्मगत सुस्थिति निश्चित करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित और प्रोत्साहित करने में क्या प्रभाविता लाने के लिए आवश्यक अध्यापक में भावनात्मक वृद्धि संबंधी बौद्धिक गुण संयोजित करने की आवश्यकता है, ठीक हो गया। ये न केवल छात्रों की योग्यता को बढ़ाता है बल्कि उनको स्वजागरूक होने में भी सहायता करता है, जिससे वह अपनी भावनाओं को जान सके और अपने मनोवेग को क्या कर सके, संयमित कर सके, ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में शिक्षक की परोक्ष रणनीतियों के अंतर्गत शिक्षण अधिगम उपागम से संबंधित उन विशिष्टताओं की पहचान कीजिए जो सूची में प्रदत्त हैं, ठीक हो गया। तो देखिए आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है 24 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं। परीक्षा प्रक्रिया में संलिप्तता, तो ए आपका ठीक हो गया, हाँ ए आपका सही हो जाएगा। और है आपका संप्रत्यय आधारित विषय प्रस्तुति, ठीक हो गया, ये भी सही है। ध्यानकर्षण तथा अधिगमकर्ताओं को अनुदेशात्मक संसूचित करना, ये गलत है। उद्दीपक सामग्री प्रस्तुत करना और पूर्वापेक्षित अधिगम के प्रत्यास्मरण को उद्दीपन करना, ये भी रॉन्ग है। ई है आपका विद्यार्थियों को अपने अनुभवों से संदर्भों के अनुप्रयोग के प्रति प्रोत्साहन, पॉजिटिव दिख रहा है। तो ए बी और ई किस में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 में सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है, ठीक है। इसके ऑप्शन यहाँ पर को दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में अब आपने सुमेलित करना है मानव विज्ञान किससे है, संस्कृति से, यानी कि थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका समाज शास्त्र किससे, नाम से ही पता चल रहा है समाज से, IV हो गया, ठीक हो गया। फिर है मनोविज्ञान किससे, अभिप्रेरण से, फर्स्ट हो गया, ठीक है। और प्रबंधन किससे है, पद्धति से है, और पद्धति आपका सेकंड में, ठीक हो गया। यानी कि थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, तो कहाँ पर को है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 26 में नियोजन तकनीकों के प्रकार हैं, तो कौन कौन से बताइए प्रकार हैं। तो ये हैं आपके क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक हो गया, ये है। लागत लाभ का विश्लेषण, ये भी है। योजना प्रोग्रामिंग और बजट प्रणाली, ये भी है। और प्रबंधकीय गुणवत्ता भी है। कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा तकनीकी, ये नहीं है। तो A B C और D किस में है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन बहुसंवेदी मीडिया है, 27 का आंसर हो जाएगा आपका टेलीविजन, ठीक है। ग्राफ्स नहीं है, पॉडकास्ट भी नहीं है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, और चलचित्र फिल्में भी हैं, यानी कि A D और E, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में बोला है भारत में किस वर्ष टीवी सेवाएं प्रारंभ हुई थी, तो कब हुई थी, 28 पे बोल रखा है। तो ये हुई थी आपकी 1959 में, कब हुई थी आपका टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी, ये हुई थी
दिल्ली से 15 सितंबर के दिन 15 सितंबर 1959 को हुई और वर्ष 1972 तक टेलीविज़न की सेवाएं अमृतसर और मुंबई के लिए बढ़ाई गई थी। और टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने किया। और आधुनिक युग में दूरदर्शन संप्रेषण संचार क्रिया का एक शक्तिशाली साधन है, ठीक है। और दूरदर्शन के द्वारा प्रत्येक घटना देखी जा सकती है और हर घटना का विवरण सुना जा सकता है, और इसमें प्रत्येक घटना को रिकॉर्ड करने की फिर टेलीविजन में उनका प्रसारण की व्यवस्था होती है, ठीक है, दूरदर्शन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में निम्न में से कौन सिस्टम अप्रोच का एक घटक नहीं है पूछा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? फीडबैक, इनपुट, प्रोसेस या वेब नेटवर्क। देखो वेब नेटवर्क नहीं है 29, यानी कि जो सिस्टम अप्रोच होता है वो दो बुनियादी घटकों पर विचार करता है, तत्व और प्रक्रिया, ठीक है। तत्व मापने योग्य चीजें हैं जिन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है, उन्हें वस्तु, घटना, पैटर्न या संचार भी कहा जाता है। और जो प्रक्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं तत्वों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। और शिक्षा के प्रति प्रणाली दृष्टिकोण इस प्रकार का दृष्टिकोण है जो शिक्षा को एक इनपुट आउटपुट प्रणाली के रूप में मानता है, ठीक है। और इसके 6 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रशिक्षक होता है, शिक्षार्थी, निर्देश के उद्देश्य, फीडबैक होता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन वेब नेटवर्क नहीं होता है, ठीक है। वेब नेटवर्क इनमें से क्या है? सिस्टम अप्रोच का एक घटक नहीं है। इसके 6 होते हैं। 6 कौन कौन से बोले मैंने? प्रशिक्षक बोला, शिक्षार्थी बोला, निर्देश के उद्देश्य और फीडबैक, इनपुट, प्रोसेस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है प्रौद्योगिकी संक्षेपी सामर्थ्य है, तो बताइए 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन और अधिगम दोनों में वैज्ञानिक रूप से और सौंदर्य बोधात्मक ढंग से प्रौद्योगिकी को लाने के लिए कुशलताओं का समूह, ठीक है। 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है 31 में है प्रशासन नौकरशाही के रूप में का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया है? ये किया है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि प्रशासन नौकरशाही के रूप में या ब्यूरोक्रेसी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? मैक्स वेबर ने किया है। और इनके अनुसार ब्यूरोक्रेसी एक प्रकार का वह संगठन है जिसमें उसके सदस्य प्रत्येक कार्य को कुशल ढंग से संपन्न करने के लिए कुछ नियम, फायदे और कानून के आधार पर कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, ये कहाँ आ गए हम लोग? ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में है निम्न में से कौन सा विद्यालय पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अध्यापन अधिगम स्थितियों में क्या? सुधार करना, ठीक है। अब इसके विद्यालय पर्यवेक्षण के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? जैसे बालकों की जांच करना हो गया, सहायक सामग्री का निर्माण करना हो गया, अध्यापन अधिगम स्थितियों में सुधार करना हो गया, पाठ्यक्रम सुधार और निर्माण के लिए शोध तथा शिक्षकों का व्यावसायिक नेतृत्व में सहयोग करना हो गया, और शिक्षण की कुशलता और बालकों की आवश्यकताओं का ज्ञान और सीखने की संस्थाओं का मूल्यांकन करना भी ये क्या है? पर्यावरण विद्यालय पर्यवेक्षण का क्या है? मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन है, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका स्कूल में प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण सुनिश्चित करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में विद्यालय कार्यक्रम की एक उत्तम निरीक्षण रिपोर्ट में मुख्य बल उसे कैसा बनाने पर होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? रचनात्मक और आलोचनात्मक, ठीक है। जब टेट वगैरह का भी आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, सी टेट में भी, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि किसी भी विद्यालय कार्यक्रम की एक उत्तम निरीक्षण रिपोर्ट के लिए आवश्यक क्या है? इसमें नई नई तकनीकी शिक्षण विधियां, पाठ्य तथा रचनात्मक कार्य, ठीक है, का समावेशन किया जाए, और कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि उसको आलोचनात्मक अध्ययन किया जाए जिससे कि उसकी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है पर्यवेक्षण एक सतत क्रिया है जबकि निरीक्षण है, बताओ। पर्यवेक्षण तो सतत क्रिया है और निरीक्षण कैसी क्रिया है? यह है आपकी विशिष्ट समय की विशिष्ट क्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पर्यवेक्षण एक सतत प्रक्रिया है जबकि निरीक्षण विशिष्ट समय की विशिष्ट क्रिया है। और पर्यवेक्षण में कक्षा का अवलोकन संपूर्ण रूप से अनवरत चलता रहता है, जबकि निरीक्षण एक विशिष्ट समय में किसी विशिष्ट कार्य का अवलोकन किया जाता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में है बिगीच के शिक्षण स्तरों की संख्या है, तो बताइए बिगीच के शिक्षण स्तरों की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। कौन कौन से स्तर है? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन अथवा मनन स्तर। फर्स्ट है स्मृति स्तर, सेकंड है बोध स्तर और
तीसरा क्या है, चिंतन और मनन स्तर, यानी चिंतन या अथवा मनन स्तर बोल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का विकास हुआ तो किसने मतलब किस विश्वविद्यालय में हुआ, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक हो गया, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। और सन 1961 में एचिसन, वुड्स तथा एलेन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यासक्रम प्रारंभ किए, जिनके अंतर्गत प्रत्येक छात्राध्यापक 5 से 10 छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाता था और अन्य छात्राध्यापक विभिन्न प्रकार की भूमिका का क्या करते थे, निर्वाह करते थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में आप लोगों को आयोग दे दिए, निम्न में से किसने इस बात पर बल दिया कि शिक्षक शोध प्रयोग तथा नवाचार को उच्च तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा में प्रयोग या प्रोत्साहित करें। 38 तो 38 किसने इस बात पर बल दिया था बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक हो गया, 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षक नवाचार के द्वारा नवीन शिक्षण विधियों एवं पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन करके बच्चों को उनके कौशल और प्रतिभा से अवगत करा सकते हैं और शैक्षिक नवाचारों की सहायता से अधिगमकर्ता को क्रियाशील बनाया जा सकता है और अधिगम हेतु से प्रेरित किया जा सकता है। शिक्षण शोध प्रयोग तथा नवाचार के उच्च तकनीकी का प्रबंधन शिक्षा प्रोत्साहन राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसमें किया गया था, 1986 में किया गया था। और भी ऑप्शन दे रखे हैं आपके, अब जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग दिया है, बताइए भारत सरकार इसका गठन कब हुआ था। भारत सरकार ने इसका गठन कब किया, 23 सितंबर 1952 को। ठीक है, मुदालियर की अध्यक्षता में इसका क्या मुदालियर की अध्यक्षता में इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिकता, व्यावसायिकता, दक्षता में सुधार, व्यक्ति का विकास, नेतृत्व के लिए शिक्षा था। ठीक है, अब चलते हैं, हाँ इसका सेकंड ऑप्शन भी देख लीजिए, कोठारी शिक्षा आयोग। पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने करी थी, DS कोठारी, यानी कि दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी, 1964 में हुई थी। और इसका उद्देश्य भारत में पालन की जाने वाली शैक्षणिक प्रणाली का आकलन करने और शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करने वाली नीति और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। ठीक हो गया, और है आपका ये इस पे और भी, और 1986 से पता ही है, 1986 ने क्या किया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो पहली बार संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाते, 10+2+3, ये याद रखना, 10+2+3। ठीक है, इसकी प्रणाली को इन्होंने अपनाया था 1986 ने NEP। और इसमें यह कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा देश के लगभग 90% लोगों को प्राप्त है और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गणित और विज्ञान विषय को अनिवार्य कर दिया गया और यह शिक्षक शोध प्रयोग तथा नवाचार को उच्च तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा में प्रयोग करता है। और है अब लास्ट ऑप्शन था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 NCF। ठीक है, यानी कि NCF 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और शिक्षण प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में 10+2+3 शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया था, तो बताइए ये किसने दिया था, ये दिया था आपका शिक्षा आयोग। ठीक है, जिसको हम कोठारी आयोग भी बोलते हैं, यानी कि 10+2+3 शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया था और शिक्षा आयोग को ही हम कोठारी आयोग भी बोलते हैं। और इस आयोग का गठन डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के रूप में किया गया था और शिक्षा आयोग ने अपनी व्यापक रिपोर्ट शिक्षा व्यवस्था के उच्चीकरण पर दी थी। ठीक हो गया, और इस आयोग के द्वारा देश में शिक्षा सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए थे। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक था, तो इसका शीर्षक क्या था, इसका शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ठीक है, शिक्षा आयोग कोठारी आयोग ने अपने द्वारा प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श किया और अंत में 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, ठीक है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति शीर्षक से भारत सरकार को क्या किया था, मतलब कि उनको प्रेषित कर दिया गया था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, ऑप्शन में दिया है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, हाँ राष्ट्रीय विकास, प्रगति एक बात है, डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये रहे आपके आज के CDP के 40 क्वेश्चन। अब मैं कल लेके आऊँगी 35 GK के क्वेश्चन, फिर उसके बाद 30 उत्तराखंड के चलेंगे, फिर 20 हिंदी के आप लोगों के क्वेश्चन चलेंगे। तो ये है प्रैक्टिस सेट आपका 4th। तो मैं ऐसे ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी आपसे लाऊंगी और इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी लाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद।